जय हिंद। पॉलिटी की आज की क्लास में हम बात करेंगे आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो वो है आर्टिकल 32। हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, बट अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो समाधान कहाँ मिलेगा, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, उसकी बात की गई है आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 की एब्सेंस में फंडामेंटल राइट्स किसी भी दूसरे राइट के जैसे हो जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी उनकी। फंडामेंटल राइट्स को ट्रू सेंस में फंडामेंटल राइट बनाने वाला आर्टिकल खुद एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32। और यही खूबसूरती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की। आर्टिकल 32 के कॉन्टेक्स्ट में दो तीन बातें जानना और ज़रूरी है। एक तो ये कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 के लिए कहा कि इट इज़ द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बड़े लोग कुछ कह के गए अच्छी बात, उसको याद रखना चाहिए। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 32 के लिए कहा कि इट इज़ द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही अगर याद हो तो जब अपन प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो एक चीज़ पढ़ी थी अपन ने कि प्रियम्बल के लिए कहा गया कि प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये किसने कहा था? ये कहा था N.A. पालखीवाला ने। किसने कहा था? N.A. पालखीवाला साहब ने। दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आर्टिकल 32 इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इसके अलावा अपन राइट टू प्रॉपर्टी, उसका आजकल प्रेजेंट स्टेटस क्या है उस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। देखो आर्टिकल 32, पहली बात तो ये कि आर्टिकल 32 में 4 क्लॉज हैं। टाइटल्ड है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्लॉज 1 में कहा गया द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड। किस पार्ट में? पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं, अगर उनका वायलेशन होता है तो हमें ये राइट दिया गया है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये गारंटीड है अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 1। तो एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट इज द डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इस चीज़ की इंपॉर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि बाकी अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ का वायलेशन हो रहा है तो हम लोअर कोर्ट्स में जाएंगे और फिर अपील्स के थ्रू अगर कभी पहुंचे तो पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ये पावर दी गई है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है अंडर क्लॉज 1 आर्टिकल 32। क्लॉज 2 क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस और ऑर्डर्स और रिट्स। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस और ऑर्डर्स तो इशू करता ही है। फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लीगल ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं उनको नाम दिया जाता है रिट्स का, उनको बुलाया जाता है रिट्स। और क्लॉज 2 में बता दिया गया कि 5 टाइप के रिट्स इशू किए जा सकते हैं। एक तो हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्शियोरारी। इनके बारे में अपन अगले ही सेशन में पढ़ेंगे। जो भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है उस केस के अकॉर्डिंग जिस भी रिट की ज़रूरत है उस रिट को इशू किया जा सकता है बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। क्लॉज 2 में ये कह दिया गया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है ये ओरिजिनल तो है भाई। अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो हमें ये पावर दे दी गई है कि हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बट ये रिट ज्यूरिसडिक्शन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को रिट्स इश्यू करने की पावर मिली है अंडर आर्टिकल 32 क्लॉज 2। यही सेम पावर हाई कोर्ट्स के पास में भी है अंडर आर्टिकल 226। और मजे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स,
सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट्स इश्यू कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के केस में तो इश्यू कर ही सकता है रिट्स, अदर पर्पसेस के लिए भी रिट्स इश्यू कर सकता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट का जो रिट जुरिस्डिक्शन है वो ब्रॉड है, उसका स्कोप ब्रॉड है। फिर आता है क्लॉज 3, और क्लॉज 3 में ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है क्लॉज 1 में और क्लॉज 2 में, उससे बिना छेड़छाड़ किए पार्लियामेंट को ये पावर है कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है, और कानून बना के किसी भी और कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं क्लॉज 2 के अंडर उन्हें दे सकता है किसी भी और कोर्ट को। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को जो क्लॉज 2 में रिट्स इश्यू करने की पावर दी गई है, पार्लियामेंट अगर चाहे तो रिट्स इश्यू करने की पावर किसी और कोर्ट को भी दे सकता है, उसके लिए कानून बना सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई है उससे छेड़खानी नहीं की जाएगी। अच्छा, इसमें हाई कोर्ट की तो बात होगी नहीं, बिकॉज हाई कोर्ट्स के पास में तो ऑलरेडी रिट्स इश्यू करने की पावर है अंडर आर्टिकल 226। हालांकि पार्लियामेंट ने आज तक ऐसा कोई लॉ बनाया नहीं है, आज तक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में पावर है रिट्स इश्यू करने की। और क्लॉज 4 में कहा गया द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड, कि इस आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ही अगर कोई तरीका प्रोवाइडेड है तो आर्टिकल 32 को सस्पेंड किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। और अपने को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बात की गई है आर्टिकल 32 के सस्पेंशन की। नेशनल इमरजेंसी जो कि लगाई जाती है अंडर आर्टिकल 352, और इस नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 के अंडर प्रेसिडेंट साहब को ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। एक्चुअली फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड नहीं करते, हमें जो ये पावर दी गई है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक्चुअली प्रेसिडेंट जो है वो अंडर आर्टिकल 359 इस राइट टू सीक रेमेडी जो कि हमें प्रोवाइडेड है अंडर आर्टिकल 32, उसको सस्पेंड कर देते हैं। बेसिकली ये कह देते हैं कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो भी रहा है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, तो भी आप आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो रेमेडी सीक करने के लिए। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है, कई बार बात हो चुकी है इस पर, कि 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सस्पेंड नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 और 21। ये सस्पेंड नहीं होते हैं। नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी अगर कोई चाहे तो इनके एनफोर्समेंट के लिए अंडर आर्टिकल 32 रेमेडी सीक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एक बात और कि आर्टिकल 32 में जो सुप्रीम कोर्ट को पावर प्रोवाइडेड है या जो पावर हमें प्रोवाइडेड है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए है। अगर कोई केस ऐसा है, कोई ऑर्डर ऐसा इश्यू कर दिया गया गवर्नमेंट द्वारा, या कोई ऐसा लेजिस्लेशन बना दिया गया गवर्नमेंट द्वारा जिसके थ्रू सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो ही अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट हमारी बात सुनेगा। अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और किसी बात पे बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पे बात करेगा। दूसरा, अपन बोल ही रहे हैं कि ये जो पावर है ये ओरिजिनल है, विच मीन्स कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और अगर हम फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट को बात सुननी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट खुद ये कहता है कि आप आ सकते हो, सुप्रीम कोर्ट आपका राइट है, लेकिन अगर हाई कोर्ट जाके काम चल सकता है अंडर आर्टिकल 226 तो पहले हाई कोर्ट जाओ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आओ। बट ऐसा नहीं है कि अगर हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट मना कर देगा, वो नहीं हो सकता। ये बात हुई आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की। अब अपन बात करेंगे प्रेजेंट पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। देखो, राइट टू प्रॉपर्टी का सिनेरियो ये है कि एक तो अपन ने पढ़ा है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। आर्टिकल 19 जब अपन पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी कि आर्टिकल 19 में 6 राइट्स प्रोवाइडेड हैं, लेकिन ओरिजिनली इसमें 7 राइट्स प्रोवाइडेड थे, 7 राइट्स प्रोवाइडेड थे। लेकिन इस 7th को डिलीट कर दिया गया
बाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। और ये जो 7th था ये था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, जो कि बात करता था कि हर एक सिटीजन को राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज F के अलावा एक आर्टिकल हुआ करता था आर्टिकल 31, और यह आर्टिकल 31 गारंटीड टू एवरी पर्सन, मतलब सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए, राइट अगेंस्ट डेप्रिवेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी। सिटीजन हो चाहे नॉन सिटीजन हो, अगर प्रॉपर्टी है तो सरकार उसकी प्रॉपर्टी को नहीं छीन सकती। और आर्टिकल 31 में ही बता दिया कि अगर छीननी ही पड़े, अक्वायर करनी ही पड़े सरकार को प्रॉपर्टी, तो सिर्फ 2 ही कंडीशंस में अक्वायर कर सकती है। और वो 2 कंडीशंस क्या हैं? एक तो पब्लिक पर्पस के लिए, भाई कोई हाईवे बनाना है, कोई रोड बनानी है, कोई पब्लिक वेलफेयर का काम है, उसके लिए अगर प्रॉपर्टी अक्वायर करनी है तो कर सकती है, लेकिन प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के बदले में एडिक्वेट कंपनसेशन देना पड़ेगा, एडिक्वेट पैसा देना पड़ेगा ओनर को। लेकिन दिक्कत ये हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू पीएम बने और पंडित जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट लीडर थे, और सोशलिस्ट का मतलब ही ये है कि वो पिछड़े हुए वर्गों को साथ लेके चलना चाहते हैं, पिछड़े हुए वर्गों को बराबर लाना चाहते हैं। तो नेहरू साहब और उस टाइम की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स थी वो कोशिश कर रही थी लैंड रिफॉर्म्स लाने की, वो कोशिश कर रही थी जमींदारी को अबॉलिश करने की, वो कोशिश कर रही थी लैंड पे सीलिंग लगाने की। लेकिन जब भी कभी भी ऐसा कोई कानून बनाती थी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, तो बड़े बड़े जमींदार रईस लोग कोर्ट पहुंच जाते थे और बोलते थे कि हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है। इसमें बड़े सारे केसेस पड़े हैं अपन ने टाइम पे, गोलकनाथ केस, सज्जन सिंह केस वगैरह वगैरह। और सुप्रीम कोर्ट को उनकी बात माननी पड़ती थी बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट है। तो बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती थी सरकार के सामने कि सरकार अपने सोशलिस्टिक पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही थी बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी आड़े आ जाता था। और फिर एक पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में टसल से शुरू हो गई कि सुप्रीम कोर्ट बोले कि साहब जो आपने प्रॉपर्टी एक्वायर करी है वो गलत है क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी है। फिर उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए सरकार लेकर आए अमेंडमेंट्स, जैसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स लेकर आई सरकार। 1st लेकर आई, 4th लेकर आई, 7th लेकर आई, 39th लेकर आई, 40th लेकर आई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आई, बड़े सारे अमेंडमेंट्स लाई। और आर्टिकल्स भी लेकर आई, आर्टिकल 31A, 31B, 31C, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे अगले कुछ लेक्चर्स में। ये बेसिकली एक्सेप्शंस है टू द फंडामेंटल राइट्स, आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए सरकार ने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया और राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300A, जो कि आज की डेट में पार्ट 12 का हिस्सा है। टाइटल्ड आज भी यही है, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है। अब फंडामेंटल राइट नहीं है और लिखा क्या हुआ है इसमें 300A में, इट प्रोवाइड्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लेकिन अब फंडामेंटल राइट नहीं है, अब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। और फंडामेंटल राइट नहीं होने का मतलब क्या क्या चीज़ें छीन ली गई राइट टू प्रॉपर्टी के तहत। एक तो ये कि अब अगर राइट टू प्रॉपर्टी को रेगुलेट करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, तो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हो जाएगा, ऑर्डिनरी लॉ से हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसके लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि बड़ी मुश्किल से मिलती है, बड़ा इजी प्रोसेस नहीं है। अब उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो ऑर्डिनरी लॉ सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू कर देगा पार्लियामेंट। दूसरा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड की गई है अंडर आर्टिकल 300A, लेकिन अब ये प्रोटेक्शन सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट में है। पार्लियामेंट अगर कोई कानून ही बना दे, लेजिस्लेट ही कर दे, तो प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। अब सिटीजन राइट टू प्रॉपर्टी के लिए अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता डायरेक्टली। अब तो पहले लोअर कोर्ट में जाएगा अगर कोई समस्या है भी तो, क्योंकि अब फंडामेंटल राइट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार आज की डेट में किसी की प्रॉपर्टी को अक्वायर करती है तो
कंपनसेशन का राइट नहीं है। पहले क्या बोला गया था, अभी अभी अपन देख कर आए कि अगर 31 के अंडर प्रॉपर्टी को अक्वायर किया जाता है तो एडिक्वेट कंपनसेशन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। लेकिन अब जो राइट टू कंपनसेशन है वो अवेलेबल नहीं है। अब सरकार पे ये बाध्य नहीं है कि सरकार आपको पैसा दे, कंपनसेशन दे। बट ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कंपनसेशन की बात कहीं भी नहीं हुई है, आज भी है। जैसे इससे पहले अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 30 क्लॉज 1A, जिसको ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू। इस क्लॉज 1A में कहा गया था कि अगर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अक्वायर करेगी स्टेट तो एडिक्वेट कंपनसेशन देगी। अभी पिछले ही सेशन में पढ़ के आए अपन, और इसको ऐड किया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। एक आर्टिकल अपन आगे चलते हुए पढ़ेंगे, आर्टिकल 31A, जिसे ऐड किया गया है 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964, और इसके थ्रू ये कहा गया कि स्टेट अगर किसी इंसान की पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर जो लैंड है उसको अक्वायर करता है और उस आदमी के पास इतनी लैंड है जितनी सीलिंग लिमिट के तहत होनी चाहिए, तो स्टेट उसको एडिक्वेट कंपनसेशन देगी। जैसे स्टेट्स में सीलिंग लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में ये सीलिंग लिमिट है कि एक फैमिली के पास सिर्फ 20 बीघा ज़मीन हो सकती है। तो अगर किसी के पास सिर्फ 20 बीघा ज़मीन है और सरकार उस 20 बीघा ज़मीन में से मान लो 2 बीघा अक्वायर करना चाहती है, तो इस आदमी को एडिक्वेट कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये कहा हुआ है आर्टिकल 31A में। और फिर अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 31A, 31B, 31C, जो कि फंडामेंटल राइट्स के एक्सेप्शन हैं आज की डेट में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा हैं। यहां तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।